तो अभी हम लोग पढ़ेंगे यूनरी ऑपरेशंस जो कि डेटाबेस में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एसक्यूएल भी इसी वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मैंने डिसाइड किया है कि 2 नहीं 3 वीडियोस में पूरा एसक्यूएल मैं ख़त्म कर दूंगा, ताकि आपके 7 जुलाई जो कि एग्ज़ाम होने वाले हैं सीएस के, उसके पहले ही पूरा कोर्स ख़त्म हो जाए। ठीक है, हर मंडे को ही ऐसे ही अपलोड होगा। 3 हफ्ते में, मतलब 3 मंडेज़ में काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यूनरी ऑपरेटर्स। इसके पहले वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे वो थे बाइनरी ऑपरेटर्स, ऑपरेशंस जो भी। ठीक है, इस समय यूनरी मतलब सिंगल पे काम हो रहा है, बाइनरी मतलब 2 पे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, सिलेक्शन ऑपरेशन। सिलेक्शन ऑपरेशन का सेलेक्ट का मतलब होता है एक तरीके से डिस्प्ले करना। ठीक है, जो एसक्यूएल में अभी हम लोग सेलेक्ट यूज़ करेंगे उसमें डिस्प्ले होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सिलेक्शन को जिस तरीके से दिया गया है वो देखते हैं। देखिए ये क्या करता है, सेलेक्ट्स टपल्स फ्रॉम अ रिलेशन, रिलेशन मतलब टेबल, देन सेटिस्फाइज अ गिवन कंडीशन। मतलब हम लोग ऐसा टपल सेलेक्ट करेंगे कहाँ से, टेबल्स से, जो कि कुछ गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपने कंडीशंस दे रखी हैं तो ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेबल है, कोड नेम मार्क्स। ठीक है, ये फील्ड्स दी हुई हैं। ठीक है, स्टूडेंट नाम की टेबल है। ठीक है, अब मैंने एक दिया आपका, कहिए सिंटैक्स, एक कोड दिया कि सिग्मा मार्क्स दैट इज ग्रेटर देन 90, और ये ब्रैकेट में लिख दिया स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या है, सिंटैक्स देखिए क्या बताता है। सिंटैक्स ये बताता है कि आप सिग्मा बनाइए, फिर एट्रीब्यूट का नाम लिखिए, मतलब कॉलम नेम का नाम लिखिए, फिर कंडीशन दीजिए कि कौन सी कंडीशन आपको चाहिए। अगर नहीं, ये भी ऑप्शनल है, कंडीशन अगर देना है दीजिए, नहीं देना ना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके आगे ब्रैकेट में टेबल का नेम लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका डिस्प्ले करने का। जैसे मैंने यहाँ पे सिग्मा मार्क्स दैट इज ग्रेटर देन 90 इन द स्टूडेंट्स टेबल किया, तो देखो यहाँ पे कौन 90 ज़्यादा पाया है, ये और ये तो 87 पाया है, तो यश कट गए। तो करण और सूरज देखो प्रिंट हो गए, 1 and 3 कोड, मार्क्स 98 91। समझ में आ गया, ये था आपका सिलेक्शन, मतलब डिस्प्ले करना एक तरीके से, समझिए। अब होता है प्रोजेक्शन, व्हाट इज दिस। ठीक है, प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन देखते हैं। इट सेलेक्ट्स इंटायर एट्रीब्यूट फ्रॉम अ रिलेशन। ठीक है, अब देखो ऊपर में क्या किया था, हम लोग कोई कंडीशन के साथ दे रहे थे, तो कुछ स्पेसिफिक्स वो ही कि ये टबल सेलेक्ट हो रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रोजेक्शन में क्या है, पूरे रिलेशन, पूरे ही एट्रीब्यूट को ही प्रिंट कर डाला। फॉर सिंटैक्स देखते हैं इसका पहले। देखो पाई एट्रीब्यूट कॉमा एट्रीब्यूट, जितने भी एट्रीब्यूट्स आपको करने हैं उसको करके, और फिर टेबल का नेम ब्रैकेट में। जैसे मैंने ऊपर के टेबल में लिखा पाई कोड नेम इन द स्टूडेंट्स, तो 1 2 प्रिंट हो गया, करण या सूरज प्रिंट हो गया, कोड नेम हेडिंग, और नेम हेडिंग प्रिंट हो गई। ठीक है, लेकिन जो ये मार्क्स थे, ठीक है, ये मार्क्स थे वो प्रिंट नहीं हुए, क्योंकि मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट में मार्क्स तो लिखा ही नहीं है ना। लिख देता तो वो भी आ जाता, पूरी टेबल ही आ जाती। ठीक है, तो ये था। अभी फिलहाल ये डेटाबेस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं क्लियर हो रहा होगा। लेकिन अभी जैसे हम लोग एसक्यूएल में इसका वो देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन, हम लोग को चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसक्यूएल हम लोग का अब स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले कि मैं एसक्यूएल के साथ स्टार्टिंग लूँ, कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या जो भी चीज़ें हैं सबको ध्यान दिया जाएगा, तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उससे क्या होता है, आपको पता चलेगा कि भाई हम ये लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है रियल वर्ल्ड में। ठीक है, तो जैसे एक यहाँ पे फर्स्ट लिखा है पोर्टेबल, मतलब देखो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है ये एसक्यूएल डेटाबेस। क्या कि भाई अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, सब में आप एक एप्लीकेशन चलाते हो, फॉर एग्जांपल यूट्यूब। ठीक है, हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, तो क्या है, आप यही सेम चीज़ आप यूट्यूब के मतलब फ़ोन पे देख सकते हो, फ़ोन एप्लीकेशन पे, मैक पे आप ब्राउज़र से, सफारी ब्राउज़र से सर्च करके कर सकते हो, और विंडोज़ पे आप क्रोम पे, जैसी भी जगह पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे, लिनक्स पे आप कर सकते हो, बंटू पे कर सकते हो, जो आपको करना है सब पे आप यूज़ कर सकते हैं। क्या, यूट्यूब। तो ये क्या है, ये क्या है, ये भाई क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ये डेटाबेस जितनी वीडियोस हैं वो हर प्लेटफॉर्म पे देखी जा सकती हैं, एक्सेसिबल हैं, तो दिस इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, तो बहुत फ़ायदा है इसका। फिर हाई स्पीड रिट्रीविंग डेटा। पहले क्या होता था, नेटवर्क फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता था, लेकिन अब
जो है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, ज़्यादा एक्यूरेट एंड बहुत ज़्यादा स्पीड में ही चीज़ा को डेटा को रिट्रीव कर पाते हैं हम लोग। ठीक है, इसका प्रैक्टिकली कैसे होता है ये चीज़ अभी जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ इस बात को समझा जाए कि भाई टेबुलर फॉर्म में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को, तो जल्दी से आप उसको लोकेट करके रिट्रीव कर पाओगे डेटा। तो इस तरीके से समझें, बल्क डेटा इज़ ईजिली हैंडल्ड। बहुत सारा नेम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे उसके रोल नंबर्स हैं, कोड्स हैं, डेजिग्नेशंस, एवरीथिंग, सैलरी, जितनी भी चीज़ें, सबको टेबुलर फॉर्म में अगर कर दिया तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आ गया। अगर मुझे मान लो सर्च करना है कि भाई जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी 50,000 से ज़्यादा सैलरी है, उनको प्रिंट कर दो, उनको बता दो कौन कौन है, तो ये टेबल के फॉर्म में करना आसान होगा कि हम नॉर्मल सब एम्प्लॉय का नाम एक रजिस्टर के थ्रू पलटते रहे पन्ना पन्ना, तो सही होगा नहीं ना। तो टेबल फॉर्म में ये सब चीज़ें होती हैं, तो बल्क डेटा बहुत ईजिली हैंडल होता है। फिर एसक्यूएल कैन बी लिंक्ड टू मोस्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस फॉर बैक एंड ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल, अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हो, ठीक है, तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हो जो कि जावा पे बेस्ड है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसको भी मतलब वो बैकएंड का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो सर्वर साइड का काम है, जहाँ पे पूरा डेटाबेस का काम हो रहा है, ठीक है, हर मोस्टली लैंग्वेज से एसक्यूएल को कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब मान लो आपका एक वेबसाइट है, ठीक है, आपने उसमें ईमेल एड्रेस डाला, पासवर्ड डाला, तो वो बैकएंड उसका ऑपरेशन किया, क्या किया, उस ईमेल एड्रेस को जाके डेटाबेस में स्टोर किया और पासवर्ड को जाके डेटाबेस पे स्टोर किया, और आपके साथ एक लिंक बन गया कि भाई ये आदमी है, इसका ये यूजर नेम है, इसका ये पासवर्ड है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका एक डेटाबेस में एक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, मतलब एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिंक कर दिया गया है, ठीक है। फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सर्वर, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मोस्टली लैंग्वेजेस जितने भी आजकल है, मोस्टली से एसक्यूएल कनेक्ट होता है, इसलिए बड़ा ही कहिए एफिशिएंट लैंग्वेज कही जाती है इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द स्टेटमेंट्स एंड द कमांड्स। कौन कौन से स्टेटमेंट्स कमांड्स हम लोग एसक्यूएल में यूज़ करते हैं, ये यहाँ देखा जाएगा। स्टेटमेंट्स हमेशा किससे एंड होंगे, सेमी कोलन से। इस बात को तो कभी भूल ही नहीं सकते। अगर सेमी कोलन से एंड नहीं किया तो वो क्वेरी चलती रहेगी, ठीक है। वो जब तक सेमी कोलन नहीं लगाएंगे वो एंड नहीं होगी और वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो ठीक है, इसी बात से स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। ये बात जानना ज़रूरी है कि एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। कैसे कैसे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब डीडीएल जिसे भी कहते हैं, ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड डीडीएल, ये क्या कंटेन करते हैं कमांड्स दैट आर यूज टू क्रिएट एंड व्यू एक्सेट्रा, कई सारी चीज़ें, जैसे क्रिएट हो गया, ऑल्टर हो गया, रीनेम हो गया, ड्रॉप हो गया। ड्रॉप से मतलब डिलीट कर दिए, रीनेम कर दिए टेबल को, कॉलम को, ऑल्टर कर दिए मतलब डेटा इंसर्ट करना, डिलीट डालना, ठीक है, एडिट करना, क्रिएट करना टेबल को, और चीज़ें। तो ये सब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल के अंदर आती हैं, ठीक है। वैसे ही एक होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल। वो क्या होती हैं, वो कमांड्स यूज टू मैनिपुलेट द डेटा, ठीक है। डेटा को मैनिपुलेट कैसे, सेलेक्ट करती है मतलब डिस्प्ले, इंसर्ट, टेबल में इंसर्ट करना, डिलीट, पूरी टेबल ही डिलीट मार दी हमने, या कोई रो डिलीट कर दी, ये सब। अपडेट क्या करना, मतलब कोई डेटा है उसको अपडेट करके चेंज करना, ठीक है, मॉडिफाई करना। ये सब चीज़ें डीएमएल के अंदर आती हैं। और इस बात को ध्यान लें कि डीडीएल और डीएमएल ही हमारे 12th के सिलेबस में है। बाकी नॉलेज के लिए हम लोग ये सब भी पढ़ते हैं कि भाई डेटा कंट्रोल लैंग्वेज भी एक होती है, कंटेन्स कमांड टू गिव परमिशंस टू एक्सेस द डेटा इन द डेटाबेस, जिसमें हम लोग नॉर्मली 2 क्वेरीज यूज़ करते हैं, ग्रांट एंड रिवोक। ये क्या होती हैं, ग्रांट करती हैं गिव परमिशन, कि भाई अगर किसी को डेटा एक्सेस करने देना है कि नहीं, ये सब किस में आएगा, ग्रांट। और उससे परमिशन जो दी थी मैंने उसको एक्सेस करने की डेटा, लॉग आउट करने के बाद उससे रिवोक कर लें डेटा, जब तक फिर से लॉग इन ना करे, फिर से उस डेटा को यूज़ ना कर पाए तब तक। समझ में आया। तो ये डीसीएल के अंदर आता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। हालांकि ये 12th के कोर्स में नहीं है, तो इस चीज़ को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। फिर ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज क्या होती है, ये भी 12th में नहीं है, तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन तो भी हम लोग समझेंगे तो है ही। ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज टीसीएल क्या होती है, कंटेन्स कमांड्स टू मैनेज द वर्क फ्लो ऑफ द डेटाबेस। वर्क फ्लो मतलब चीज़ें किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगी, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, कैसे सीक्वेंस में आएगा, वो सब चीज़ें डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कमिट,
ठीक है, सेव पॉइंट या रोल बैक, ये सब बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं। इसको बहुत अगर समझा जाए तो ग्राउंड लेवल पे बहुत तगड़े इसके इम्प्लीमेंटेशन, जिसकी मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मुझे पसंद है ये लैंग्वेज। ठीक है, ये इसके कॉन्सेप्ट बड़े मुझे रोमांच से भर देते हैं। ठीक है, तो कमिट क्या है? सेव्स अप एट प्रेजेंट पॉइंट। मान लो आपका कंप्यूटर है, ठीक है, आप क्या करते हो? बैकअप बनाते हो, फिर उसको बैकअप कहीं स्टोर रहता है, ठीक है, कंप्यूटर पे भी कर सकते हो, कहीं ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव पे भी शेयर कर सकते हैं आप, स्टोर कर सकते हैं उसको। तो कमिट क्या है? पहले उसके पहले हम समझते हैं सेव पॉइंट क्या है। सेव एट अ पर्टिकुलर स्टेप, ठीक है, सेव एट अ पर्टिकुलर स्टेप, या फिर बैकअप रिस्टोर पॉइंट भी उसे कहते हैं। ठीक है, तो सेव पॉइंट है क्या है? मान लो आपका अभी तक लैपटॉप अच्छा चल रहा है, ठीक है, अभी आपने एक वो बना दिया रिस्टोर पॉइंट या सेव पॉइंट, जो भी जैसे कहना चाहें आप, और उसको एक एक्सटर्नल ड्राइव पे मतलब सेव कर दिया। अब क्या हुआ? फिर आपने क्या किया? फिर उसके बाद डेटा को कमिट कर दिया, मतलब डेटा वहीं पे आके कमिट हो गया, मीन्स सेव हो गया एक तरीके से। कहीं रिस्टोर पॉइंट जो बना था वो सेव हो गया। फिर क्या होगा? अगर मान लीजिए उस फ्यूचर में आपका लैपटॉप ख़राब होता है, वायरस आता है उसमें, ठीक है, या कुछ मैल फंक्शंस हो जाते हैं उसमें, सॉफ्टवेयर बेसिस पे, हार्डवेयर की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, तो आप उस जो रिस्टोर आपने रखा था, उसका सेव पॉइंट जो आपने वहाँ अपने एक्सटर्नल ड्राइव में रखा था, उसको फिर से आप अपने कंप्यूटर में ला के रोल बैक परफॉर्म कर सकते हैं। रोल बैक क्या होता है? मूव्स बैक टू द सेव पॉइंट। ठीक है, तो अब आपका अगर कंप्यूटर में कोई मैल फंक्शनिंग है तो सबको डिलीट इरेज करेगा, और जो प्रीवियस पॉइंट था उस पे जाके आपके कंप्यूटर को रख देगा, तो फिर से आप अपने कंप्यूटर को न्यू जैसा यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप सेव पॉइंट्स कमिट कर सकते हैं जब भी आप चाहें। ठीक है, तो ये एक तरीके से बैक काम करता है आपका रिस्टोर, कंप्यूटर का जो रिस्टोरिंग रहती है, बैकअप करते हैं आप, ये एक तरीके से यही होता है। ठीक है, अब देखो डेटा टाइप्स क्या होती हैं एसक्यूएल में। एसक्यूएल में हम लोग जो वेरिएबल्स एंड थिंग्स जो भी इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसके डेटा टाइप्स कुछ होंगे। तो वो क्या क्या है भाई? इंटीजर, इसको आईएनटी भी लिख सकते हैं या पूरा इंटीजर लिख सकते हैं, फिर अंदर आपकी साइज़ लिख सकते हैं। ठीक है, कि कितने साइज़ का होगा। फॉर एग्जांपल अगर 3 लिखा है, तो इस चीज़ के बाद, मतलब इस चीज़ को बाद बताऊंगा मैं, अभी नहीं, अभी रहने दीजिए। ठीक है, अब जैसे मैं लिखा रोल, पहले यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल, फिर उसके बाद उसका डेटा टाइप आईएनटी, या फिर रोल आईएनटी। तो अगर ये 3 है लिखा, मतलब समझ रहे हैं, ब्रैकेट में अगर 3 लिखा है तो 0 से 99 तक की डेटा लेगा वो इंटीजर फॉर्म में। ठीक है, वैसे ही कैर और वैर कैर होता है। अच्छा, इसमें अंतर है कैर और वैर कैर, और ये वैर कैर 2 में भी अंतर है। जो कैर होता है, ठीक है, वो 255 कैरेक्टर स्टोर करता है। जो वैर कैर होता है वो 2000 कैरेक्टर यूज़ करता है, स्टोर करता है। और जो वैर कैर 2 होता है वो 2 इंटू 2000, मतलब वैर कैर इंटू 2, दैट इज़ 4000 कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। ठीक है, इसको लिखने का सिंटैक्स यही है कि भाई इसको कैसे लिखते हैं? कैर 25 लिख सकते हैं, वैर कैर 500, मतलब 25 कैरेक्टर्स स्टोर होंगे। वैर कैर 500 मतलब 500 कैरेक्टर स्टोर होंगे। मैक्सिमम लिमिट 2000 है, लेकिन स्टोर कितने हैं यहाँ पे इसके हिसाब से करेंगे? 500। वैसे वैर कैर 2 में 500। ठीक है, इसको हम 4000 तक एक्सीड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तो नहीं। फिर क्या है, हम लोग इसको लिखते हैं कैसे? एड्रेस लिखा, वैर कैर 500। ठीक है, वैसे ही डेसिमल भी होता है। ये क्या है? डेसिमल पी कॉमा एस। पी क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स। मान लो 4.93, तो यहाँ पे पी की जगह 3 आएगा। कैसे? 4 है, 9 है और 3 है। ठीक है, और एस की जगह नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, मतलब 9 3 डेसिमल के बाद है ना, तो यहाँ 2 आएगा। समझ में आया? तो वैसे ही डेट होता है, वैसे ही टाइम होता है। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है जैसे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या? स्टूडेंट। ठीक है, ब्रैकेट खोला, पैरेंथेसिस खोली मैंने, ठीक है, नाम दिया, कॉलम का नाम दिया। अरे बाप रे, क्या हो गया? हाँ, यहाँ पे कॉलम का नाम दिया, वो है रोल। ठीक है, और उसका डेटा टाइप दिया क्या? इंटीजर, और ब्रैकेट में 2 दिया, तो क्या? 99 कैरेक्टर्स बन गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो कॉमा लगा दिया है हम लोगों ने। ठीक है, अब अगर कॉमा नहीं, एक ही कॉलम चाहिए होता, तो यहाँ पे कॉमा की जगह सेमी कॉलन लगाते हैं। ठीक है, सेमी कॉलन कैसा होता है? ये आपका ऐसे और ऐसे होता है ना, और ये है ना, ये होता है सेमी कॉलन। यहाँ कॉमा लगा दिया। अब मान लीजिए हमको 2 3 कॉलम, 2 चाहिए, चलिए कॉलम्स। ठीक है, तो एक मान लीजिए मैंने दिया कि आईडी, ठीक है, और यहाँ दिया इंटीजर, इंटीजर 3। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे लगाया मैंने
सेमी कोलन, तो क्या हो गया, एंड हो गया। लेकिन सेमी कोलन लगाने के पहले आप इस बात को ध्यान रखें कि आप एक ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि यहाँ पे आपने स्टार्ट किया था ब्रैकेट, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट को एंड भी करना है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या करना है हम लोग को कि भाई ये देखते हैं कि इसका क्या बना, ठीक है। मान लो ये ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पे होगा रोल नंबर और यहाँ पे होगा आईडी, ठीक है, और दोनों क्या होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे, जिसमें इसमें 99 कैरेक्टर्स आएंगे, इसमें 999 कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग अब DDL कमांड्स में आते हैं, ठीक है। DDL कमांड्स पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं अभी बता दूं, पूरा जो आगे तक काम आएगी वो ये है कि अगर कहीं भी ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, तो ये समझ लेना है कि उसके अंदर जो भी चीज़ सिंटैक्स के तरीके की दी हुई है वो सब ऑप्शनल है, ठीक है। उसको लगाएंगे तो भी ठीक, नहीं लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है, वो आपके एक तरीके से टूल जैसा है, उसको यूज़ करना है तो करिए, नहीं करना ना करिए, ठीक है। इसके भी आगे देखेंगे सिंटैक्स तो समझ में आ जाएगा क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब DDL कमांड्स में पहला होता है क्रिएट टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल कमांड। उसका सिंटैक्स क्या है, क्रिएट टेबल लिखा, टेबल का नाम लिया, ठीक है, जैसे ऊपर मैंने आपको दिखाया था एग्जांपल में, डेटा टाइप जिसमें कर रहे थे, एट्रीब्यूट का नाम दिया मैंने, मतलब कॉलम नेम दिया मैंने, उसका डेटा टाइप दिया, इंटीजर दे दिया, var टू कैर डेसिमल जो भी है, उसकी साइज दे दी, ऑप्शनल है, ठीक है, और उसका कॉन्स्टेंट्स दे दिया। अब कॉन्स्टेंट्स क्या है इस बात को आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लें कि हाँ ये चीज़ें ऑप्शनल है, इनको देना चाहते हैं नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि रोल नंबर दिया, इंटीजर दिया, 2 दिया, देखिए कॉमा लगाया, देखिए हर चीज़ में कॉमा लगाया, इनमें भी कॉमा लगाया, इसमें भी देखिए कॉमा लगाया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे कॉमा ऑप्शनल है, कॉमा यहाँ लगा सकते थे इस वाले एट्रीब्यूट के बाद, लेकिन आपको नहीं लगाना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बाद तो आपको एंड ही करना है, ठीक है। तो अगर एंड करने जा रहे हो तो कॉमा लगाते हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जैसे INT2 दिया मैंने यहाँ पे, तो क्या होगा 1 से 19 एक्सक्यूज मी 1 से 99 तक के कैरेक्टर्स आपके एक्सेप्ट होंगे, ठीक है। फिर नेम दिया कैरेक्टर 25, ठीक है, मतलब 25 कैरेक्टर्स आपके होंगे। वैसे क्या होते हैं, मैक्सिमम सपोर्ट क्या होता है इसमें, 255 होता है, ठीक है, कैर का। अब क्या, एड्रेस मैंने दिया 100, ठीक है, तो 100 कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन असली वैर कैर का क्या होता है 2000, है ना, 2000 होता है, ऊपर मैं बता चुका हूँ, और यहाँ पे मैं 100 ही लूँगा, ठीक है। अब मार्क्स अगर है तो डेसिमल दिया, देखिए डेसिमल मतलब टोटल कैरेक्टर्स 3 हो सकते हैं और डेसिमल के बाद 2 होंगे, ठीक है, ये देखिए डेसिमल के बाद 2 होंगे और टोटल मिला के 3, मतलब समथिंग पॉइंट समथिंग समथिंग, ऐसा वाला केस है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि 3 डिजिट्स आउट ऑफ विच 2 डिजिट्स आर डेसिमल, ठीक है, वो सब इस मार्क्स वाले कॉलम में आ सकते हैं, एट्रीब्यूट में आ सकते हैं। फिर ग्रेड दिया मैंने, ग्रेड क्या है, कैर 2, कि भाई ABCD ऐसे ही तो ग्रेड दे देना, तो ठीक है, कैर 2 2 कैरेक्टर क्या आ सकते हैं, मैंने लिख दिया, 1 भी लिखो, बात वही, जो आपकी नीड्स हैं उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। अब कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं ये समझते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नाम यूज़ किया जाता है और हो सकता है डेफिनेशन पूछ ले, वैसे पूछते तो नहीं है लेकिन आदमी क्यूरियस के लिए, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स आर द कंडीशंस दैट टेबल मस्ट अप्लाई, ठीक है, कुछ कंडीशंस जो कि टेबल में अप्लाई करना ज़रूरी है, ठीक है, टेबल अप्लाई करेगा ही, ठीक है। क्या है, दीज आर गिवन एट टाइम्स ऑफ टेबल क्रिएटिंग, ठीक है। एग्जाम्पल, नॉट नल क्या करेगा, अगर कोई कॉलम मैंने बनाया, ठीक है, मान लो कॉलम मैंने बनाया स्टूडेंट ID, ठीक है, तो क्या है, अगर स्टूडेंट जब तक ID नहीं रहेगी तो स्टूडेंट का नाम कैसे डालेंगे, है ना, तो स्टूडेंट ID कभी एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए, मतलब नल नहीं रहनी चाहिए, तो ये नॉट नल हम लोग कंस्ट्रेंट्स की जगह लिखते हैं। तो क्या होता है, कॉलम कैन नॉट बी नल, उस केस में वो कॉलम नल नहीं रह सकता, अगर नल रहेगा तो कोई ना कोई वो एरर आ जाएगा, आपको देना ही पड़ेगा उसमें कैरेक्टर, ठीक है। फिर क्या, यूनिक
यूनिक क्या करता है, एवरी सेल ऑफ द कॉलम इज यूनिक। मतलब जैसे हम लोग प्राइमरी की रहती थी, ठीक है, मतलब जितने भी कैंडिडेट कीज होती हैं वो सब क्या होती हैं, यूनिक होती हैं। तो वही है कि इसमें यूनिक ही डाला जाए, मतलब कोई आदमी डेटा को रिपीट ना कर पाए। अब अगर मान लीजिए आपने कोई टेबल बनाई जिसमें एक को प्राइमरी की दे दिया है, एक कॉलम को, अब उस कॉलम में किसी ने कोई कॉपीड वैल्यू डाल दी, तो अब वो प्राइमरी की रह नहीं गई, तो कुछ ना कुछ एरर आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूनिक कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि वैल्यूज़ यूनिक रहती हैं, ठीक है, तो प्राइमरी की बनी रहती है, ठीक है। वैसे ही ये प्राइमरी की है, ठीक है। फिर जो प्राइमरी हम लोग पढ़ ही चुके हैं क्या होता है। फिर चेक, चेक क्या है, कंडीशन, कि भाई कोई कंडीशन दे दी मैंने, चेक की भाई वैल्यू, अगर मान ली मार्क्स हैं तो यहाँ इस टेबल में उसी बच्चों के मार्क्स आ सकते हैं जिनके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं, तो ऐसा कोई कंडीशन दे दिया, ठीक है। फिर डिफ़ॉल्ट, अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या जाए, जैसे टू गिव द डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू द कॉलम, ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई वैल्यू मैं नहीं दे रहा हूँ तो नल जाएगा। लेकिन अगर नहीं नल रखना, मुझे कुछ उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू भर देनी है, अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही तो डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं। और ये फॉरेन, फॉरेन तो आप जानते ही हैं क्या होता है, जैसे प्राइमरी की वैसे फॉरेन की के लिए होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंटीजर, रोल नंबर इंटीजर 2 दे दिया, इसको प्राइमरी की दे दिया, ठीक है। रोल नंबर तो प्राइमरी हो ही सकता है क्योंकि भाई यूनिक है, ठीक है। अब नेम, नेम को हमको यूनिक रखना है, समझ रहे हैं, मतलब बच्चों के नेम रिपीट ना हो। अगर मेरा नाम अंकित है तो आपका भी नाम अंकित है तो एक ही अंकित रजिस्टर होगा, दो अंकित नहीं हो सकते, ऐसा केस, ठीक है। मार्क्स डेसिमल दे दिया, तो ये देख लीजिए 3,2, मतलब यहाँ पे एक कैरेक्टर डेसिमल, है ना, और फिर दो कैरेक्टर, ऐसा वाला केस, ठीक है। उसमें चेक लगा दिया हमने, क्या लगाया चेक, कि भाई मार्क्स इज लेस देन 101, क्योंकि भाई टोटल मार्क्स आपके 100 ही होंगे, ठीक है। तो अगर 101 कोई भर रहा है तो उसे कम कर दिया जाए, उससे कम ही रहे आए, उससे ज़्यादा वैल्यू ना एंटर हो पाए, ठीक है। तो ये था। फिर आगे बढ़ते हैं, क्रिएट टेबल हो गई, अब ड्रॉप टेबल आते हैं, ठीक है। ड्रॉप टेबल में क्या है, टू डिलीट द टेबल फ्रॉम द डेटाबेस, पूरी टेबल ही उठा कर फेंक दी हम लोग, ठीक है, टेबल को ही डिलीट कर दिया। तो वो किसके लिए, क्या उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ड्रॉप टेबल कमांड्स। ड्रॉप टेबल कमांड का सिंटैक्स क्या है, ड्रॉप टेबल लिखा, टेबल का नाम डाला, ठीक है, और सेमी कोलन लगा दिया, काम खत्म, टेबल विल बी डिलीटेड, ठीक है। वैसे ही ये हो गया ड्रॉप टेबल। अब ऑल्टर टेबल पे आते हैं। ऑल्टर टेबल यूज टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। प्राइमरी की हटाना लगाना, यूनिक हटाना लगाना, ये सब काम ऑल्टर टेबल से हम लोग करते हैं। देखिए जैसे ऐड कॉलम भी कर सकते हैं। देखिए और ऐड कॉलम क्या है, कैसे करते हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम डाला, ऐड लिखा, कॉलम का नेम डाला और फिर डेटा टाइप दे दिया। जैसे हम लोग कॉलम ऐड करते हैं क्रिएट टेबल के दौरान, वैसे ही इसमें भी करना है कि भाई कॉलम का नेम देंगे, फिर डेटा टाइप देंगे, उसके बाद सेमी कोलन यूज़ कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एक से ज़्यादा कॉलम्स देनी है, ठीक है, तो उस केस में ऑल्टर टेबल में आपको दो बार ऑल्टर टेबल का कमांड चलाना पड़ेगा, ठीक है। एक कमांड में आप दो कॉलम लगा दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है इसमें, ठीक है, ये सिंटैक्स अलाउ नहीं करता। फिर उसके बाद ड्रॉप कॉलम, कॉलम को डिलीट करनी है पूरी, एक कोई एट्रीब्यूट को ही हटा के फेंक देना। मान लीजिए स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एज है, और मुझे एज वाले कॉलम को हटा के डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल लिखेंगे, टेबल का नाम डालेंगे, ड्रॉप करेंगे, क्या ड्रॉप करेंगे, कॉलम करेंगे। अब इसमें डेटा टाइप देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों ज़रूरत है भाई, हम तो डिलीट कर रहे हैं, हमको कोई बनाना तो है नहीं, तो बस कॉलम नेम दे के सेमी कोलन एंड कर दीजिए आप। समझ में आ गया, ये भी समझ गए हम लोग। अब क्या, मॉडिफाई कॉलम डेटा टाइप, मॉडिफाई कैसे करते हैं, मॉडिफाई क्या होता है पहले ये समझे। मान लीजिए कोई टेबल है, ठीक है, उस टेबल में कोई एट्रीब्यूट है, कोई कॉलम है जिसका नाम आपको, मतलब जिसका आपका डेटा टाइप चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मेरा कोई कॉलम था, फॉर एग्जांपल समझिए मार्क्स, ठीक है, तो मार्क्स इंटीजर में था, अब मुझे उसको कैरेक्टर में करना था कि मैं उसमें ABCD वाले केस में मार्क्स दे सकूं, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं लिखूँगा ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई की वर्ड यूज़ करेंगे, फिर कॉलम का नेम देंगे मार्क्स, ठीक है, और फिर डेटा टाइप जिसमें उसको चेंज करना है। जैसे इंटीजर में था, अब हमको कैरेक्टर में करना है या वैर कैर में करना है, तो यहाँ वैर कैर लिख दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली सेमी कोलन, ठीक है। फिर उसके बाद डिलीट कंस्ट्रेंट, डिलीट कंस्ट्रेंट क्या है भाई, कॉन्स्टेंट को डिलीट करना ऑब्वियसली, ठीक है। सिंटैक्स क्या है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम लिख दिया, ठीक है, ड्रॉप और कंस्ट्रेंट का नाम लिख दिया। समझ में आ गया। अब जैसे आपका एग्जांपल देखते हैं, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है,
फिर ड्रॉप लिखा प्राइमरी की। अब स्टूडेंट टेबल का नेम है और उसमें जो भी प्राइमरी की करके कॉलम था उसको हमने ड्रॉप कर दिया। ठीक है। अब रीनेम टेबल क्या भाई? अच्छा, ऊपर में डिलीट कांस्टेंट समझ में आया ना कि भाई प्राइमरी की जो थी वो ड्रॉप हो गई, अब प्राइमरी की नहीं रही टेबल में। टेबल में अगर कोई प्राइमरी की थी या कोई भी कंस्टेंट था, यूनिक था ना, नॉट नल, कुछ भी था, तो अब उसको हटा दिया गया। ठीक है, अब वो एप्लीकेबल नहीं है टेबल में। ठीक है। अब क्या, टेबल का नाम चेंज करना है। मान लो रीनेम ओल्ड नेम टू न्यू नेम। ठीक है, मतलब ओल्ड नेम लिखना है आपको, फिर उसके बाद न्यू नेम लिख देना है टू करके। ये भी कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया हम लोग को, ये भी हो गया। अब रीनेम कॉलम क्या है? कॉलम का नेम चेंज करना है, तो ऑल्टर कर रहा है, ऑल्टर टेबल नेम, रीनेम कॉलम का ओल्ड, रीनेम कॉलम। ठीक है, फिर ओल्ड नेम लिख दो टू न्यू नेम लिख दो। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट था, अब स्टूडेंट को मुझे एम्प्लॉयज़ में चेंज करना है, तो क्या करना है? ऑल्टर टेबल का नाम मान लो एम्प्लॉयज़। ठीक है, रीनेम कॉलम, ओल्ड नेम क्या, स्टूडेंट नेम, नेम टू क्या, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, मतलब ऐसे चीज़ें कुछ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब आगे क्या है? अच्छा, ये चीज़ ध्यान देना है एसक्यूएल में कि कहीं भी अगर हम कैरेक्टर डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको सिंगल कोट्स में रखना है भाई। इस बात को ध्यान रखना, डबल कोट्स नहीं, C++ नहीं है ये। ठीक है, ये SQL है, सिंगल कोट्स में रखना है इनको। फिर आते हैं DML कमांड्स। ऊपर DDL कमांड्स हो गए, अब DML क्या, डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। ठीक है, उसके कमांड्स क्या क्या है? सबसे पहला इंसर्ट स्टेटमेंट। कोई टेबल मैंने बनाई, क्रिएट टेबल कर दी, अब उसमें मुझे डेटा डालना है ना कि भाई, अगर मान लो मैंने डाली कि रोल नंबर और नेम, तो अब रोल नंबर और नेम मुझे इंसर्ट करने, तो कैसा करूँ? तो होगा इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम, फिर कॉलम के नाम कॉमा से सेपरेट करके। ठीक है, जितने भी कॉलम्स उनके नाम, फिर वैल्यूज़, और फिर वैल्यूज़ कॉमा से सेपरेट करके। ठीक है, अगर मान लो कैरेक्टर वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, अगर कैरेक्टर वैल्यू दे रहे हो, मान लो नेम दिया तो अंकित, या ऐसे मान ANK। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिख सकते इसको, आपको ऐसे कॉलम को कोट्स में देना पड़ेगा, सिंगल कोट्स में। ठीक है। अच्छा, लिखने का तरीका ये भी है जिसमें आप कॉलम का नेम दो, फिर उसके बाद वैल्यूज़ दो, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो इंसर्ट इनटू टेबल नेम और फिर वैल्यूज़। ठीक है, अब ज़रूरत क्या है ऊपर वाले की? मान लीजिए ऑर्डर चेंज करना है मुझे, किसी कॉलम में नाम देना है, किसी में नहीं देना। मान लीजिए रोल नंबर देना है, नेम नहीं देना है, उसके बाद एज दे देना है, तो उसके लिए हम लोग ऊपर वाला यूज़ करेंगे, कॉलम का नेम लिखा और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे डाल दी। लेकिन अगर मुझे सब में भरना है, क्योंकि वो लेफ्ट से लेकर राइट तक भरता चला जाएगा, तो ये वाला केस एप्लीकेबल होगा। समझ में आ गया ना? फिर क्या है, यहाँ कॉलम्स कैन बी केप्ट नल। यही चीज़ मैंने आपको बताई कि कोई कॉलम को नल रखना है तो वो भी कर सकते हैं। फिर सेलेक्ट स्टेटमेंट्स। सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या है भाई? डिस्प्ले करने का। ठीक है, कोई भी टेबल है उसको हमको डिस्प्ले करना है, तो हम लोग सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें कस्टम कॉलम देखिए क्या है, जो जो कॉलम्स टेबल की मैं चाहता हूँ प्रिंट करना सिर्फ वो हों, तो उसके लिए ये तरीका है कि भाई सेलेक्ट लिखो, जो कॉलम्स लिखनी है उनका नाम लिखते चले जाओ, फिर फ्रॉम और फिर टेबल का नाम लिख दो, कॉलम सेमीकोलन से ख़त्म कर दो। ठीक है, और अगर मान लीजिए पूरी टेबल ही मुझे प्रिंट करा देनी है, तो क्या करूँ? सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, टेबल का नाम लिख दिया, तो एस्ट्रिक्स क्या करता है? एस्ट्रिक्स मतलब ऑल। ठीक है, मतलब जितने एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम्स थे वो सारे एक साथ आपके प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, सेलेक्ट स्टेटमेंट में हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैन बी यूज। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि सेलेक्ट सैलरी प्लस बोनस, इसको चाहे ब्रैकेट में लिखो चाहे लिखो, बात सेम है। ठीक है, फ्रॉम EMP सेमीकोलन, तो क्या करेगा? मान लो एक कोई कॉलम थी सैलरी, दूसरी कॉलम थी बोनस, तो ये क्या करेगा? करस्पॉन्डिंग जो आपके डेटा हैं उनको ऐड करके, मतलब सैलरी जो है एक आदमी की, उसी आदमी पे जो बोनस है उनको ऐड करके डिस्प्ले करेगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अब डिलीट स्टेटमेंट आते हैं। डिलीट स्टेटमेंट क्या है भाई?
ये क्या करता है, टू डिलीट द रोज बाय गिविंग कंडीशंस, ठीक है, रोज को डिलीट करना। ऊपर हम डिलीट कॉलम देख चुके हैं, हम इसमें क्या कर रहे हैं, डिलीटिंग द रोज, ठीक है। तो कैसे करते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम इज इक्वल्स टू सम वैल्यू। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा कई सारे रोज़ हैं जिसमें रोल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मुझे 7th रोल नंबर वाले की वैल्यू डिलीट करनी है, मतलब वो 7th रोल नंबर वाली रो खत्म डिलीट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम, मतलब हो सकता है रोल नंबर इज इक्वल्स टू आपका 7 और फिर सेमी कोलन से एंड। तो क्या होगा, वो 7 रोल नंबर वाली पूरी रो टपल, या जैसे टपल रो या टपल एक ही चीज़ है, वो पूरी रिमूव डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब एस्ट्रिक्स डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, उससे क्या होगा, पूरे टेबल का डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। टेबल डिलीट नहीं होगी, डिलीट टेबल करने का अलग तरीका था, ठीक है, वो पढ़े हम लोग। इसमें क्या है, ये टेबल का डेटा पूरा वाइप आउट कर देगा, डिलीट फ्रॉम टेबल, एस्ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, जो भी टेबल का नेम है आपका, स्टूडेंट मान लीजिए, ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। तो क्या करेगा, सारा डेटा वाइप आउट हो जाएगा, सिर्फ टेबल बची रह जाएगी, ठीक है। उसमें भी जो आपने उसमें कॉलम्स एंड एट्रीब्यूट्स जो भी बनाए हैं वो भी बचे रहेंगे, उसका बस डेटा वाइप आउट होगा। अब आते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड, ठीक है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या है भाई, देखिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो है आपका वो होता है एलिमिनेट्स द डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। जैसे समझते हैं, पहले सिंटैक्स पढ़ें, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। मतलब क्या होगा कि मान लीजिए अगर मुझे कोई टेबल दी हुई है, मान लीजिए ग्रोसरी, ठीक है। मैंने कई बार डेटास को ऐड किया उसमें, क्या कि मैंने 5 टमेटोज़ लिए, फिर 5 पोटैटोज़ लिए, फिर 5 कैप्सिकम लिए, और फिर उसके बाद फिर से 5 टमेटोज़ लिए, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई मैंने क्या क्या लिया है, मुझे ये देखना है, तो मैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करूँगा, क्या कि भाई सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम का नेम क्या, वेजिटेबल, ठीक है। जो भी वेजिटेबल का नाम है आप लिखोगे वो वेजिटेबल कॉलम में जाएगा, ठीक है, वेजिटेबल नेम, ठीक है। तो क्या हुआ, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट वेजिटेबल नेम फ्रॉम टेबल, टेबल नेम का नाम ग्रोसरी, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने भले टमाटो 2 बार डाला, पोटैटो और कैप्सिकम एक बार डाला, लेकिन वो सिर्फ टमाटो एक बार दिखाएगा, पोटैटो एक बार दिखाएगा, कैप्सिकम एक बार दिखाएगा, समझ में आया। डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को ही मतलब डिस्प्ले करेगा, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं मारेगा, मतलब 2 बार टोमेटोज़ नहीं प्रिंट करेगा। ये केस होता है आपका डिस्टिंक्ट कीवर्ड का, ठीक है। अब आते हैं वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज क्या है भाई, वेयर क्लॉज मतलब एक तरीके से कंडीशन होते हैं, ठीक है। सेलेक्ट, जैसे अब यहाँ पे सिंटैक्स देखें, सेलेक्ट कॉलम, मतलब अगर कॉलम करना है सारे तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है आप पूरा एस्ट्रिक्स लगाना, पूरा टेबल करना चाहें तो एस्ट्रिक्स लगा दी, फ्रॉम टेबल नेम, ये समझ में आ गया। वेयर, उसके आगे कंडीशन, कोई कंडीशन लगाने के लिए हम लोग वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम EMP, ठीक है, वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60,000। अब उन एम्प्लॉयज़ की आईडी उस एम्प्लॉय टेबल से, EMP टेबल से प्रिंट करो जिनकी सैलरी, जो कॉलम है उसमें सैलरी 60,000 से इक्वल हो या ज़्यादा हो तो उनकी होगी, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से हम लोग ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ये नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये ग्रेटर और लेस वाला सिंबल एक साथ मिला के ये नॉट इक्वल टू बनता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रख लीजिए। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देते हैं कि भाई वेयर लिखा मैं सेलेक्ट फ्रॉम एस्ट्रिक्स फ्रॉम EMP वेयर सैलरी इज़ नॉट इक्वल टू 60,000। तो क्या होगा, सब कुछ ऑल एक्सेप्ट सैलरी इक्वल 60,000, जितने भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी सैलरी वाले लोग हैं जिनकी 60,000 से लेस है या ज़्यादा है वो सारे प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन जिनकी इक्वल है 60,000 से वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है।